आज की जो कहानी है वो कहानी है खौफनाक खून की साजिश की अजब अजब गजब कहानी। एक आम इंसान जो ना कोई आपराधिक उसका इतिहास है, ना ही वो कोई सीरियल किलर है और ना ही वो कोई सुपारी किलर है, ना तो वो कोई पेशेवर मुजरिम है और ना ही वो साइको किलर है, लेकिन वो एक महंत है, एक पुजारी था एक मंदिर का, और उस महिला दोस्त का कत्ल कर देता है जिससे वो बेहद प्यार करता था, जिसके साथ वो लिविंग रिलेशन में रहता था। और कत्ल करने के बाद में जिस तरीके से उसने लाश को ठिकाने लगाने का काम किया, इस कारनामे को देखकर शातिर अपराधी भी शर्मा जाएं। और वो ऐसा इसलिए करता है कि ताकि वो पुलिस से बच सके, और उसका मंसूबा कामयाब भी होता है और वो 4-5 साल तक इस कत्ल को छिपा के भी रखता है। लेकिन एक दिन वो किसी और केस में पकड़ा जाता है, और जब उस केस में पकड़ा जाता है तो उसके सामने इसका कत्ल केस भी आ जाता है। इसने अपने हिसाब से कोई कमी नहीं छोड़ी थी इस कत्ल को दबाने की, और लाश को इसने इस तरीके से ठिकाने लगाया कि पुलिस भी शायद ढूंढ ना पाती, और उनकी हड्डियों को इसने यहाँ तक कि हड्डियों को तक पीस डाला था। लेकिन शायद इसकी किस्मत खराब थी कि किसी और केस में पकड़ा गया और इसका पुराना जुर्म भी सामने आ गया। तो कैसे ये पकड़ा गया और कैसे अपने महिला साथी का किया था इसने कत्ल, ये सब हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में विस्तार से। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें, और आपसे वही पुराना छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुंचे। आदाब, नमस्कार, मैं हूं नवीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो है राजस्थान के उदयपुर के राजसमंद की। एक दिन उदयपुर पुलिस को एक सूचना मिलती है मुखबिर द्वारा कि एक शख्स है जो अवैध हथियार रखता है, असलाह रखता है और असलाहों की खरीद फरोख्त भी करता है। तभी पुलिस मुखबिर द्वारा बताई हुई सूचना और बताए हुए आदमी को पुलिस धर दबोचती है, और जिस शख्स को पुलिस पकड़ती है तो उसके पास से एक पिस्टल बरामद होता है जो कि बिना लाइसेंसी अवैध असलाह होता है, और उस शख्स का नाम होता है राहुल राज चतुर्वेदी। पुलिस उसको एक अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लेती है और थाने ले आती है। उसी पूछताछ के दौरान वहां पर एक हेड कांस्टेबल होता है जो कि उस शख्स को यानी कि राहुल राज को वो पहचान लेता है, क्योंकि कुछ साल पहले एक झगड़े के मामले में वही हेड कांस्टेबल इस राहुल राज को पूछताछ के लिए थाने लाया था। और उसी दौरान एक महिला भी मिसिंग थी जिसकी कंप्लेंट चल रही थी, और कुछ लोगों ने ये भी बताया कि उस महिला के गायब होने में इसका हाथ है, लेकिन कोई सबूत नहीं था, किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की, तो वो मामला वहीं दब गया था। और जैसे ही ये बात वो हेड कांस्टेबल अपने सीनियर अफसर को बताते हैं, तभी वो सीनियर अफसर के कान खड़े हो जाते हैं, और असलहों की तो पूछताछ चली रही थी, और फिर उससे उस महिला के बारे में भी पूछताछ किया जाने लगता है। और जैसे ही इस राहुल राज से उस महिला के बारे में पूछताछ पुलिस करना शुरू करती है तो इसको थोड़ा सा शौक लगता है और सोचता है कि इनको ये सब कैसे मालूम हो गया, क्योंकि ये राज तो कोई नहीं जानता। लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से पुलिस को पूरा गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी कोशिश में नाकाम रहता है, क्योंकि पुलिस अपनी शक्ति बढ़ा देती है, और जिस तरह से वो शक्ति के साथ पूछताछ करती है तो वो टूटने पर मजबूर हो जाता है। और फिर वो कहानी जो बताता है वो कुछ इस तरह होती है कि दरअसल वो कहानी में बताता है कि मामला है 29 जुलाई 2019 का। उस वक्त वो एक मंदिर का पुजारी हुआ करता था, और 29 जुलाई 2019 को वो जब मंदिर के गेट पर आता है तो वहां पर एक महिला बैठे रो रही होती है। जब वो पुजारी यानी कि राहुल राज जब उस महिला से पूछते हैं कि आखिरकार तुम क्यों रो रही हो, तो वो
महिला रो रो कर कहानी बताना शुरू कर देती है और वो कहती है कि दरअसल मेरे ससुराल वाले मेरे साथ काफ़ी बुरा बर्ताव करते हैं और मेरे पति भी मेरे साथ मारपीट करते हैं और मेरा काफ़ी उत्पीड़न करते हैं। उसके साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। और वो महिला कहती है कि दरअसल जब उसका पति उसके साथ मारपीट करता है तो उसके घर वाले भी उसका ही साथ देते हैं और मुझे कोई नहीं बचाता और मेरा पति से तलाक का मामला भी चल रहा है और मैं अब अपने घर नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे यहीं मंदिर में ही शरण दे दो। वो मंदिर के पुजारी राहुल राज कहते हैं कि परेशान मत हो और हर समस्या का हल है और तुम्हारी भी समस्या का कोई ना कोई निदान मिल जाएगा। पहले तो तुम ये बताओ खाना खाया है कि नहीं खाया, अगर खाना नहीं खाया हो तो खाना खा लो और चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। तभी वो महिला कहती है, उस महिला का नाम होता है भानुप्रिया गोस्वामी, जिसकी उम्र लगभग 33 वर्ष होती है। वो कहती है कि मैं अपने ससुराल नहीं जाऊंगी और मुझे यहीं मंदिर में ही शरण दे दो। तभी वो महिला कुछ दिन उस मंदिर में रहती है और कुछ वो पुजारी के साथ रहती है और फिर वो वापस चली जाती है। और फिर कुछ महीनों बाद वो महिला भानुप्रिया गोस्वामी फिर वापस उसी मंदिर पर आती है और उस राहुल राज से मुलाकात करती है और कहती है कि अब मैं दोबारा अपने ससुराल नहीं जाऊंगी और मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया है और मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तभी राहुल राज भानुप्रिया से कहते हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है और तुम मेरे साथ रहना। और वो फिर एक अपार्टमेंट में किराए का रूम ले लेता है और वहीं पर ये दोनों लिविंग रिलेशन में रहने लगते हैं और साथ रहते रहते इनमें एक दूसरे से प्रेम भी हो जाता है और एक दूसरे को चाहने भी लगते हैं। लेकिन वक्त जैसे जैसे बीतता गया और फिर इन दोनों के बीच में कड़वाहट आने लगी थी और फिर कोविड काल भी आ जाता है, यानी कोरोना काल आ जाता है, जिससे अब राहुल राज का काम भी नहीं चलता और लोग दान दक्षिणा भी कम आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि कोरोना काल में कोई बाहर नहीं निकलता, इसलिए दान दक्षिणा भी मिलना कम हो जाती है और इसी के चलते आपस में इन दोनों की खटपट भी होने लगती है। और लगभग 1 साल गुजरा ही था कि इन दोनों में काफी ज्यादा खटपट होना शुरू हो जाती है और यहाँ तक कि अब दोनों के बीच में मारपीट भी होना शुरू हो जाती है। और वक्त होता है 20 मई का। 20 मई की रात को इन दोनों के बीच में काफी झगड़ा बढ़ता है और एक दूसरे के साथ मारपीट भी होने लगती है, क्योंकि राहुल राज ये भी बताया कि दरअसल भानुप्रिया को मिर्गी भी आती थी और उसके अलावा और भी कई कारण थे इन दोनों के बीच में झगड़ा होने का। और 20 मई की रात इनका झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि राहुल राज गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आकर भानुप्रिया का गला घोंटकर मर्डर कर देता है। और जैसे ही राहुल राज भानुप्रिया की हत्या करता है, हत्या करने के बाद में फिर उसको पुलिस का डर सताने लगता है और इसी दौरान वो फिर अपना मोबाइल उठाता है और क्राइम पेट्रोल देखने लगता है, क्योंकि पूछताछ में उसने मीडिया के सामने भी ये बात कबूल करी थी कि दरअसल उसको क्राइम पेट्रोल देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। और 2014-15 से लगातार वो क्राइम पेट्रोल के सारे एपिसोड देखता है और लगभग 1350 से ज़्यादा क्राइम पेट्रोल के उसने एपिसोड देख रखे हैं। और उस दिन भी यही होता है कि भानुप्रिया की हत्या करने के बाद में फिर वो क्राइम पेट्रोल देखने लगता है। और इत्तेफाक ये होता है कि उस एपिसोड में भी कुछ ऐसा ही कहानी होती है, जिस एपिसोड में कि एक महिला का हत्या करने के बाद में कैसे उसको कातिल उसकी लाश को छिपा देता है। और उस एपिसोड का सीरियल नंबर होता है 774 नंबर। और जब राहुल राज इस एपिसोड को देखता है तो उसको लाश छिपाने का एक नया आइडिया मिल जाता है। दरअसल उस एपिसोड में यह दिखाया जाता है कि एक कातिल अपनी प्रेमिका की हत्या करने के बाद में उसको एक ड्रम में बंद कर देता है और ऊपर से उसमें सीमेंट लगा देता है। और जैसे ही ये एपिसोड देखता है और अपने कमरे के चारों तरफ इधर उधर नजर दौड़ाता है तो उसको भी अपने रूम पर एक ड्रम मिल जाता है जिस पर गेहूं भरा होता है।
और अब वो मन ही मन मुस्कुराने लगता है और सुबह का इंतजार करने लगता है। जैसे ही सुबह होती है सबसे पहले वो बाजार जाता है और वहां से वो एक सीमेंट की बोरी लाता है और सीमेंट की बोरी को खोलकर पहले वो घोल बनाता है और फिर उस ड्रम से वो गेहूं निकालकर उस पे भानु की लाश को डाल देता है और ऊपर से उसमें सीमेंट का घोल डाल देता है और घोल डालने के बाद में फिर उस पर ढक्कन लगा देता है और उसको पूरा इत्मीनान होता है कि अब पुलिस इस डेड बॉडी को ढूंढ भी नहीं पाएगी। और इसी तरीके से वक्त गुजरने लगता है और लगभग 2 साल गुजर जाते हैं और किसी को कोई कानो कान खबर नहीं होती, क्योंकि खबर ना होने के पीछे का कारण एक ये भी था कि दरअसल जब से भानुप्रिया अपने पति से तलाक लेकर आई थी तो उसका किसी भी परिवार वाले से कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। उसकी एक बड़ी बहन थी जिससे कभी कभार उसकी बात हुआ करती थी, लेकिन उसकी बड़ी बहन ने भी एक दिन उसको समझाने की जब कोशिश की कि तुम ये जो कर रही हो गलत कर रही हो और किसी पराये मर्द के साथ में रहती हो, ये गलत है। तो एक दिन भानुप्रिया भी अपनी बड़ी बहन को डांट देती है और उससे कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो और मेरे मामले में टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उस दिन के बाद में फिर भानुप्रिया की बहन ने भी फ़ोन करना और हालचाल लेना बंद कर दिया था। इसीलिए इस बात की भनक किसी और को भी नहीं लगती। और साल बीतते जाते हैं और 2 साल बीत जाते हैं और 2022 का जून का महीना होता है। भीषण गर्मी का टाइम होता है और शायद इसी गर्मी की वजह से ही ड्रम कुछ चुन टाइप गया था और जो सीमेंट थी सीमेंटों में छोटे छोटे कुछ हॉल हो गए थे और इसी वजह से बदबू बाहर आना शुरू हो गई थी। और उस वक्त राहुल अपने घर से बाहर होता है और रूम पर उसका ताला पड़ा होता है, लेकिन जब उसकी बदबू फैलती है तो उसके मकान मालिक को एहसास होता है कि राहुल राज के रूम से बदबू आ रही है। तभी वो फोन लगाकर राहुल को कहता है कि तुम्हारे रूम से बदबू आ रही है और कई दिनों से तुम्हारा मकान बंद पड़ा है, हो सकता है कोई चूहा हुआ मर गया हो, इसी वजह से तुम्हारे यहाँ से बदबू आ रही है। अब राहुल को तो ये जैसी ही बदबू की बात सामने आती है तो राहुल तो समझ जाता है कि किस चीज की बदबू हो सकती है और राहुल फौरन अपने रूम आ जाता है और जब रूम खोलता है तो वाकई में उसको बदबू काफी तेज आ रही होती है और उसको तो पहले से ही पता था, लेकिन जब वो देखता है सीमेंट से छोटे छोटे हॉल हो गए हैं, इसी वजह से बदबू बाहर आ रही। अब उसकी मजबूरी ये थी इस भारी ड्रम को वो बाहर कैसे ले जाए। तभी मजबूरी में पहले वो अपने मकान मालिक को भरोसे में लेता है और भरोसे में जब उसको इस बात का यकीन हो जाता है कि अब मैं इस पर विश्वास कर सकता हूँ, तभी पूरी सच्चाई वो अपने मकान मालिक से बता देता है। तभी राहुल राज और मकान मालिक दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं और लाश को ठिकाने लगाने का काम शुरू कर देते हैं और ये दोनों लोग उस ड्रम को एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं और पहाड़ी के पीछे किसी तरीके से उस ड्रम से लाश को निकालते हैं और उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा देते हैं। और आग लगाने के बाद में जब उसकी हड्डियां बचती हैं तो उन हड्डियों को राहुल पीस देता है और पीसने के बाद में उसकी राख को एक नदी में बहा देते हैं और ड्रम को दूसरी जगह ले जाकर उसको भी नष्ट कर देते हैं, यानी कि पूरी तरीके से सबूत मिटा देते हैं और दोनों लोग घर आ जाते हैं। और इसके बाद में 2022 के बाद में फिर वो क्योंकि मंदिर वाला काम वो छोड़ देता है पुजारी वाला और फिर वो चाय पत्ती का व्यापार करने लगता है और उसी के साथ साथ में अवैध हथियारों का भी काम करने लगता है और इसी की सूचना पर वो पकड़ा गया था। जैसे ही पुलिस पूरी कहानी सुनती है तो उसकी बताई हुई जगह पर फॉरेंसिक टीम जाती है और वहां पर सबूत जुटाने की कोशिश करती है, क्योंकि पुलिस जानती थी कि आज तो इसने बयान दिया है, हालांकि ये बयान वो मीडिया के सामने भी देता है, लेकिन पुलिस ये जानती थी कि ये बयान सिर्फ काफी नहीं होगा कोर्ट में पेश करने के लिए, क्योंकि अगर ये कोर्ट में मुकर गया तो फिर पुलिस क्या करेगी। इसीलिए फॉरेंसिक टीम वहां मौके पर जाती है और साक्ष्य जुटाने की पूरी कोशिश करती है और होता भी यही है। जैसे ही इसको वकील मिलता है तो वकील मिलने के बाद में ये अपने बयान से
पलट जाता है और कहता है कि वो कोरोना काल में ही चली गई थी, कोरोना काल के बाद तो मुझे पता भी नहीं है कि वो कहाँ गई। लेकिन पुलिस पूरे साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रही है और फिलहाल इसको अभी जेल भेज देती है पुलिस और साक्ष्य जुटाने की पूरी तैयारी में लग जाती है। अब आगे क्या होगा ये आगे की जांच पर पता चलेगा और जैसी ही कोई अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या परेशान करना नहीं है, आप तक सिर्फ सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। तो दोस्तों, कहते हैं कि अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, लेकिन एक न एक दिन उसका जुर्म उसके सामने जरूर आ जाता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।